मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा कि इस नागराज में कितना जहर है जो जहरीले सांपों का दूध पीता है। नागराज जैसे आदमी से दुश्मनी मोल लेकर तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो जा और ये पैर हटाओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। और तुम्हें तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। मैंने पैर हटाने की बजाय दबाव डाल दिया। वो एक बार फिर कर्रा उठी। जब लोगों को ज़ख्मों से चूर करके उन्हें सड़कों पर फेंक दिया जाता है तो उस वक्त तुम लोगों को एहसास नहीं होता कि उन्हें भी तकलीफ़ होती होगी। अभी तो मैंने पैर का हल्का सा बोझ डाला है। जब तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर की बोटियां काटूंगा तो इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। बेला की आंखें एक बार फिर दहशत से फैल गईं। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर पैर हटा लिया। वो उठकर खड़ी हो गई और एक हाथ से सीना सहलाने लगी। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था, लेकिन उसे इसकी शायद परवाह नहीं थी। दुर्योधन कौन है? मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए अचानक ही सवाल किया। वो उछल पड़ी। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? वो वहशत ज़दा लहजे में बोली, मैं और भी बहुत लोगों के बारे में जानता हूँ। मसलन पुलिस इंस्पेक्टर रणबीर सिंह, जो अपना फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियाँ भुलाकर नागराज के इशारों पर नाच रहा है। ओह, बहुत जानकारी है तुम्हें। उसके लहजे में हैरत थी। बहुत सी जानकारी मैंने तुमसे भी लेना चाहता हूँ, मैंने कहा और इधर उधर देखने लगा। इस कमरे में 3 कुर्सियों और एक तिपाई के अलावा और कुछ नहीं था। ये किसका कॉटेज है? कौन रहता है यहाँ? मेरा कॉटेज है, अकेली रहती हूँ, बेला ने जवाब दिया। मैं ज़रा ये कॉटेज देखना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं दिखाती हूँ, बेला ने कहा और मेरे रवैये की तब्दीली से उसका भी कुछ हौसला बढ़ा और उसका खौफ भी बड़ी हद तक कम हो गया था। वो मुझे कॉटेज दिखाने लगी। 4 कमरे थे। एक नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, एक कॉमन रूम और 2 बेडरूम थे। वो एक बेडरूम में रुक गई। वो मुझे बातों में बहलाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा ख्याल था कि मैं इसकी पेशकश कबूल कर लूँ और यहाँ से भाग जाऊँ, और फिर अचानक ही उसने मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपटा मार दिया। मुझे ऐसे किसी इक़दाम की तवक्को थी। वो तो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। अलबत्ता मेरे उल्टे हाथ का भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर लगा और वो चीखती हुई पुश्त के बल बेड पर गिर गई। अभी तुम दोस्ती के दावे कर रही थी। मैंने उसे बालों से पकड़कर खींच लिया। सांप सांप ही होता है, उसे दूध पिला पिला कर पाला जाए तो भी वो डसने से बाज नहीं आता। मैं उसके बालों को झटके दे रहा था और वो करा रही थी, और फिर उसने मौका पाकर मेरी टांगों के बीच एक ज़ोरदार घोंसा जड़ दिया। ज़रब इतनी ज़ोरदार लगी थी कि मैं कर्रा उठा। मेरे संभलने से पहले उसने एक और ज़रब लगाई। उसके बाल मेरे हाथ से छूट गए और मैं दोरा हो गया। बेला तेज़ी से उठ गई। उसने घुटने से मेरे मुंह पर ज़रब लगाई। मैं उलटकर बेड से नीचे गिरा। बेला ने भी मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मेरे हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। मैं इस दौरान अपने आप को संभाल चुका था। मैं जानता था अगर रिवॉल्वर उसके हाथ में आ गया तो वो मेरी खोपड़ी उड़ाने में एक लम्हा की भी देर नहीं लगाएगी। इस कश्मकश में रिवॉल्वर का ट्रैगर दब गया। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। बेला जोंक की तरह मेरे साथ लिपटी हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को से उसको अलग करने में कामयाब हो सका। उसने एक बार फिर मेरी टांगों के बीच में ज़रब लगाने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि अपने आप को बचाने की कोशिश में रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल कर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जा गिरा। उसने रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगाई, लेकिन उसके बाल मेरी गिरफ्त में आ गए। उसके सर को ज़ोरदार झटका लगा और वो चीख कर रह गई। मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ चढ़ दिए। बेला राह की तरबियत याफ्ता थी। वो कोई आम औरत होती तो अब तक ढेर हो चुकी होती, लेकिन उसे आखिरी लम्हा तक जद्दोजहद और मज़ाहमत करना सिखाया गया था। वो एक बार फिर मुझसे लिपट गई। हम दोनों बेड पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। मैं ये एतराफ़ करने में कोई बाक नहीं समझता कि उस वक्त बेला मेरे लिए लोहे का चन्ना साबित हो रही थी। वो बिस्तर की अच्छी साथी थी तो हरीफ भी ज़ोरदार साबित रही, लेकिन आखिरकार वो औरत थी। ज़्यादा देर तक मुकाबला ना कर सकी। वो अपने आप को छुड़ाकर दरवाज़े की तरफ लपटी।
शायद उसने राय फरार ही में आफियत समझी थी। मैंने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। उसकी साड़ी मेरे हाथ में आ गई और मैं उसे एक तरफ खींचने लगा। उसने बड़ी फुर्ती से नाल का बक्कल खोल दिया। साड़ी उसके जिस्म से अलग हो गई। अब उसके पट्टी कोट रह गया था। कमर पर लिपटी हुई सोने की चैन पहले ही टूट कर कहीं गिर गई थी। मैंने उसे पकड़कर एक बार फिर बेड पर गिरा दिया। उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के तासरात उभर आए थे। वो वहशत ज़दा सी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी और फिर अचानक ही उसके होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। उसने दोनों बाहें आगे को फैला दी। वो बेइंतहा चालाक और अयार थी। अब तक उसने कई पैंतरे बदले थे और वो अपनी एक चाल नाकाम होने के बाद दूसरी चाल चलने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। आओ ना, देर क्यों कर रहे हो? वो हाथों को हरकत देते हुए बोली। ठीक इसी लम्हा बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। मैंने लपक कर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए अपने रिवाल्वर को उठा लिया और बेला की तरफ देखा। गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। अब तुम्हारे और मौत के दरमियान बहुत कम फासला रह गया है ना जी, वो उठते हुए बोली। तुमने मेरी पेशकश से फ़ायदा नहीं उठाया था। अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। अगर तुमने मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूँगा। मैंने कहते हुए रिवाल्वर से उसे उठने का इशारा किया। वो उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बेड से उतर आई। इस वक्त काल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बेला को रिवाल्वर की ज़द पर लेकर कमरे से बाहर निकल आया और राहदारी में बाएं तरफ मुड़ गया। इस वक्त मैंने बेला के साथ घूम फिर कर कार्टेज का जायज़ा ले लिया था। इसका मकसद किसी इमरजेंसी सूरत में फ़रार के रास्तों का जायज़ा लेना था और अब इमरजेंसी आन पड़ी थी। मैं बेला को अकवी दरवाज़े की सिमत ले आया। इस दौरान कालबेल 2 मरतबा और बज चुकी थी। दरवाज़ा खोल, कुंडा हटाने की आवाज़ पैदा ना हो। मैंने सरगोशी की। ये दरवाज़ा भी 2 पट का था। बीच में जंजीर और ऊपर चटकनी लगी हुई थी। बेला ने पहले जंजीर हटाई और फिर चटकनी नीचे की तरफ खींचने लगी और ठीक इस वक्त बाहर वाले दरवाज़े की तरफ से धप धप की आवाज़ें सुनाई दीं। मेरा ख्याल है वो दो आदमी थे। वो कालबेल का जवाब ना पाकर अंदर कूद आए थे और फिर कुछ ही देर बाद बरामदे वाला दरवाज़ा खटखटाया गया। इसके साथ ही एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बेला देवी, दरवाज़ा खोलो, हमार है नटवर सिंह। मैं बेला को रिवाल्वर की ज़द पर लेकर दरवाजे से बाहर आ गया। वो जिस तरह बाहर की दीवार फान कर अंदर कूद आए थे उससे मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी नहीं आई थी कि दूसरी आवाज़ पर कोई जवाब न मिला तो वो बरामदे का दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैं बेला को लेकर कॉटेज के ऊपर घूमता हुआ सामने की तरफ आ गया और दीवार की आड़ से झांक कर देखा। कॉटेज के सामने सड़क पर सफ़ेद रंग की कार खड़ी थी। कार खाली थी। उसके आसपास भी कोई नहीं था। मेरी तवक्का के एन मुताबिक बरामदे वाले दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से टकरें मारी जा रही थी और फिर धड़ की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। शायद दरवाज़ा टूट गया था। मैंने रिवाल्वर से बेला के पहलू पर दबाव डालकर आगे धकेला और हम दोनों कार के करीब पहुंच गए। मैंने बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बेला को अंदर धकेल दिया। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। इंजन स्टार्ट करो, कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, मैंने कहा और तेज़ी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया और रिवाल्वर की नाल बेला की गर्दन से लगा दी। बेला समझ चुकी थी कि मैं अपनी धमकी पर अमल करने में देर नहीं लगाऊंगा। उसने बड़ी शराफत से इंजन स्टार्ट कर दिया। अंदर से 2 आदमियों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और फिर कार का इंजन स्टार्ट होते ही एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। भागियो नटवर सिंह, वो भाग्यो, आगे गाड़ी बढ़ाओ, जल्दी करो। मैंने बेला की गर्दन पर रिवाल्वर का दबाव बढ़ा दिया। बेला ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी अभी ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि 2 आदमी कॉटेज से बाहर आ गए और चीखते हुए गाड़ी के पीछे दौड़े। रफ्तार बढ़ाओ, मैं चीखा और पीछे मुड़कर देखने लगा। इसी लम्हा शोला सा चमका और फिज़ा ठाएं ठाएं की आवाज़ से गूंज उठी। उनमें से किसी ने गाड़ी पर फायर किए थे। मैं भी खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर पीछे की तरफ 2 फायर झोंक दिए। वो दोनों फायरिंग करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे। उनकी एक गोली से कार की एक अकपी बत्ती टूट गई थी और दूसरी गोली से अकपी विंड स्क्रीन में सुराख कर दिया था।
वो गोली तिरछी लगी थी और शीशा तोड़ती हुई खिड़की से दूसरी तरफ निकल गई थी। मैंने इन लोगों को रोकने के लिए 2 फायर और कर दिए। तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, बेला ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। मेरी पेशकश अब भी तुम पर बरकरार है। दोस्ती कर लो तो मैं तुम्हें महफूज जगह पर ले जाऊंगी जहां वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सकेंगे, और फिर मौका पाते ही तुम्हें शहर से बाहर पहुंचा दूंगी। मेरे पास बहुत सी ऐसी महफूज जगह हैं जहां वो मेरा सुराग नहीं लगा सकेंगे। गाड़ी बस स्टैंड की तरफ ले चलो, मैंने कहा। कुछ ही देर में तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी और वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अब भी मैं कहती हूँ बस स्टैंड की तरफ चलो। मैंने गुर्राते हुए उसकी बात काट दी। कार ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ती हुई बस स्टैंड की तरफ निकल आई। पिछम की तरफ भीम सिंह स्ट्रीट, मैंने बेला की तरफ देखे बगैर कहा। कार 2-3 गलियों में घूमकर एक कुशादा गली में आ गई। इस गली के कॉर्नर वाले मकान पर डॉक्टर शांता के क्लिनिक का बोर्ड देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। अलका ने मुझे शांता का पता भी समझाया था और अब ये इत्तेफाक था कि वो क्लिनिक मेरी नज़रों में आ गया था, जो इस वक्त बंद था। कार मज़ीद 2-3 गलियों में घूमने के बाद भीम सिंह स्ट्रीट पर आ गई। ये भी काफ़ी कुशादा सड़क थी जिसके दोनों अतराफ टाउन हाउसेस बने हुए थे। 215 नंबर का कॉटेज तलाश करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ये तमाम कॉटेजेस एक ही जैसे थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। अभी रात का इब्तिदाई हिस्सा था, मेरे ख़्याल में 10 भी नहीं बजे होंगे। तकरीबन तमाम ही कॉटेजेस की बत्तियां जल रही थीं। इधर उधर 2-4 कारें भी खड़ी दिखाई दे रही थीं। कार का इंजन बंद कर दिया गया और मैं बेला को लेकर नीचे उतर आया और कॉटेज नंबर 215 के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कॉल बेल का बटन दबा दिया और बेला को रिवाल्वर की जद पर लिए दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार ज़्यादा तवील साबित न हुआ। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। वो छमिया ही थी। इस वक्त उसने बहुत मुख्तसर लिबास पहन रखा था। उसे मेरा इंतज़ार था और इस ख्याल में थी कि मैं आते ही यहाँ आ जाऊँगा, लेकिन मेरे साथ बेला को और मेरे हाथ में रिवाल्वर देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। बेला की हालत भी ऐसी थी कि उसे सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं बेला को धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। छमिया एक तरफ खड़ी मतऊश नज़रों से मेरी तरफ कभी मुझे और कभी बेला को देख रही थी। यहाँ खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, अंदर चलो। मैं छमिया की तरफ देखकर गुर्राया। छमिया मुझसे ज़्यादा मेरे रिवाल्वर से खौफज़दा थी। वो तेज़ी से अंदर दरवाज़े की तरफ बढ़ गई। वो एक मुख्तसर सा पुख्ता आंगन था। दीवारों के साथ साथ तकरीबन 1.5 फुट चौड़ी क्यारियों में पौधे लगे हुए थे। सामने वाले दरवाजे में दाखिल होते ही लाउंज था, जिसके दाएं तरफ किचन और उसके साथ ऊपर जाने के लिए जीना था। बाएं तरफ 2 कमरे थे। लाउंज के दूसरी तरफ अकबी दरवाज़ा था। इस लाउंज को ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता किया गया था। बाकी 2 बेडरूम्स थे। ये कॉटेज सिर्फ इतना ही मुख्तसर सा था। अलबत्ता एक कमरा छत पर भी था। छमिया के चेहरे पर अब भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो अब भी कभी मेरी तरफ देखती और कभी बेला की तरफ। क्लब में मैंने दुर्योधन, नागराज और बेला के बारे में कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, जिससे मैं इस वक्त इस नतीजे पर पहुंचा था कि वक्त पड़ने पर वो इस मामले में मेरा साथ दे सकती थी, और इसलिए मैं बेला को यहाँ ले आया था। ये बेला वो कुछ कहना चाहती थी मगर हकला कर रह गई। हाँ, ये बेला है, मैंने कहा। कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं इसके साथ बैठकर इत्मीनान से बातें कर सकूँ और हमारी आवाज़ बाहर न जाए। वो कमरा, उसने एक तरफ की इशारा करते हुए कहा। इसे क्या हुआ? उसकी ये हालत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी पुरानी दोस्त है। आपस में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, मैंने कहा। और हाँ, यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ है, दारू है या फिर चाय बन सकती है। छमिया ने जवाब दिया। ठीक है, मेरे लिए चाय बना दो और इसके लिए दारू ले आओ, मैंने कहा। छमिया ने हमें एक बेडरूम में पहुँचा दिया। खासा वसी कमरा था और किंग साइज डबल बेड थी, बहुत शानदार और आरामदेह था। छमिया हमें इस कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने गौर से घूरते हुए उससे कहा, एक बात का ख्याल रखना चाहिए। मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी। मैंने लाउंज में टेलीफोन भी रखा हुआ देखा है। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।